हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान की ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में हम पूर्वी मैदानी भाग देखेंगे और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग देखेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश हमारे कवर हो गए हैं। आज पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग हम कवर करके चलेंगे। वही पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता के चलूँगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी आपका एग्ज़ाम लेवल है, उसके अकॉर्डिंग सारा सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। आपके लिए सुबह हिंदी इंग्लिश की क्लास होती है, शाम को आपके जीके की क्लास होती है, और भी आपके लिए क्वेश्चंस की क्लास, मैराथन क्लास, सारा सब कुछ चलाया जाएगा। आप जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें। जैसे दैनिक क्लासेस का वीडियो देखिए, शेयर आपको करना है, जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करा करें। पूर्वी मैदानी भाग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। पूर्वी मैदानी भाग मैंने आपको बताया जहाँ मरुस्थल और मैदान का नाम आ जाए वो टेथीस सागर के अवशेष होंगे। जहाँ पर भी मरुस्थल और मैदान का नाम आएगा उसे हम टेथीस सागर का अवशेष मानेंगे। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? टेथीस सागर का अवशेष है। पूर्वी मैदानी भाग किसका अवशेष हुआ? टेथीस सागर का अवशेष है। ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी मैदानी भाग की बात करें दोस्तों तो ये 23% भूभाग पर फैला हुआ है, जहाँ 39% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात जनसंख्या घनत्व यहाँ का सर्वाधिक है। 23% भूभाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। आपने पहले देखा होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तो 61% भाग पर 40% जनसंख्या थी। अरावली में 9% भाग पर 10% जनसंख्या, यहाँ 23% भाग है और 39% जनसंख्या है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। पूर्वी मैदानी भाग की बात करेंगे तो मुख्यतः जिले कौन कौन से आते हैं? मुख्यतः हम 10 जिलों की बात करेंगे। कुछ बुक्स में आपको 12 जिले भी देखने को मिल सकते हैं। मुख्यतः इसमें 10 जिले आते हैं। अब ये 10 जिले कौन से हैं? हमारा जयपुर हो जाएगा, दौसा हो जाएगा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक हो जाएगा, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र हो जाएगा। इस तरह से मिला के कुल 10 जिले इसके अंतर्गत आएंगे। हम बात करेंगे जयपुर हो जाएगा, दौसा हो जाएगा, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इस तरह से इन 10 जिलों को इसके अंतर्गत हम शामिल करेंगे। कुछ बुक्स में आपको इसमें 12 जिले भी देखने को मिल सकते हैं। आपको 10 जिले इस पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा यहाँ वर्षा कितनी होती है? आपको ध्यान रखना है 50 से 80 सेंटीमीटर पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा होती है। 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा आपको देखने को मिलेगी। जलवायु कैसी पाई जाती है? आर्द्र जलवायु आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो जलवायु देखने को मिलेगी, आर्द्र जलवायु आपको पूर्वी मैदानी भाग में देखने को मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। मिट्टी जलोढ़ दोमट मिट्टी यहाँ देखने को मिलेगी। एलुवियल सोइल जिसे हम बोलते हैं, जलोढ़ दोमट मिट्टी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। पूर्वी मैदानी भाग 23% भाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। 23% भूभाग पर है, 39% जनसंख्या निवास करती है, ध्यान रखना है। टेथीस सागर का अवशेष है, ध्यान रखना है। और मिट्टी की बात की, जलोढ़ दोमट मिट्टी यहाँ देखने को मिलेगी। एलुवियल सोइल जिसे हम बोलते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो पूर्वी मैदानी भाग है इसका ढाल पूर्व की तरफ है। पूर्वी मैदानी भाग का ढाल किस तरफ एग्जाम में पूछा जाता है? पूर्व की तरफ इसका ढाल है। इसलिए जो नदियां हैं जो पश्चिम में आकर पूर्व की ओर बहकर आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा पूर्वी मैदानी भाग का ढाल किस तरफ है? आपको ध्यान रखना है पूर्वी मैदानी भाग का ढाल पूर्व की तरफ है, आपको ध्यान रखना है। तो पूर्व की तरफ ढाल है, इसी कारण आगे चलकर ये जो नदियां हैं पश्चिम से आकर पूर्व में आकर बंगाल की खाड़ी में आकर ये गिर जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। पूर्वी मैदानी भाग की बात करेंगे, इसको 3 उप विभागों में भी हम विभाजित कर सकते हैं। बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन। बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। बनास बेसिन का मतलब हो जाएगा बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र बनास बेसिन कहलाएगा। ऐसे चंबल बेसिन की बात करेंगे, चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र चंबल बेसिन कहलाएगा।
माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र माही बेसिन कहलाएगा। वैसे चंबल नदी, बनास नदी, इन नदियों के बारे में शानदार ट्रिक के साथ हम अगली क्लास में देखेंगे। नदियों के बारे में अच्छे से सारा सब कुछ हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं, तो उन सब के बारे में अगली क्लास में हम कवर करके चलेंगे। अभी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे बनास बेसिन से बन जाता है, चंबल बेसिन से बन जाता है, माही बेसिन से बन जाता है, उनके बारे में हम बात करके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बनास बेसिन के बारे में। बनास बेसिन में आपसे पूछा जाएगा पिडमांट के बारे में, पिडमांट क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा मालपुरा के मैदान के बारे में, आपसे पूछा जाएगा मेवाड़ के मैदान के बारे में, आपसे पूछा जाएगा खेराड़ के बारे में। 4 यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। पिडमांट से बनेगा, मालपुरा का मैदान से बनेगा, मेवाड़ के मैदान से बनेगा और खेराड़ से बनेगा। अब ये चारों चीज़ क्या हैं, इनके बारे में हम देख के चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पिडमांट के बारे में। ये पिडमांट क्या है? पिडमांट की दोस्तों हम बात करें, देवगढ़ और राजसमंद, देवगढ़ से राजसमंद के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त क्षेत्र पिडमांट कहलाता है। ये देवगढ़ है, ये भी राजसमंद में ही पड़ता है। देवगढ़ से राजसमंद के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त जो क्षेत्र है उसे ही हम पिडमांट कह देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, देवगढ़ से राजसमंद के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान, युक्त क्षेत्र पिडमांट कहलाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पिडमांट क्या होता है, पिडमांट क्या है। आपको ध्यान रखना है, देवगढ़ से राजसमंद के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान ही पिडमांट कहलाता है। अब आप जब क्लास देखोगे तब आपको ये सारी चीज़ें आसान लगेगी, लेकिन इन सब को आप ढंग से अच्छे से याद करने के लिए लिख लो, लिख कर याद करो, माइंड में आपके अच्छे से फिट होंगी। नहीं होगा क्या, थोड़े दिनों बाद में ये सारा सब कुछ आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा। जब लिख कर याद करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी माइंड में अच्छे से याद होगा। क्लास है, क्लास वापस देखा करो ताकि अच्छे से आपके याद हो। तो पिडमांट क्या है? देवगढ़ राजसमंद में ही पड़ेगा। देवगढ़ से राजसमंद के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान पिडमांट कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मालपुरा का मैदान क्या है, मालपुरा का मैदान किसे कहते हैं। तो ये जो बनास नदी द्वारा निर्मित मालपुरा टोंक से करौली के मध्य जो उपजाऊ मैदान है, मालपुरा का मतलब आपको ध्यान रखना उपजाऊ मैदान है। मालपुरा का मैदान कैसा है? उपजाऊ मैदान है, और ये उपजाऊ मैदान ही मालपुरा का मैदान कहलाएगा। बनाएगा कौन? बनास नदी बनाएगी। तो बनास नदी द्वारा निर्मित मालपुरा टोंक से करौली के मध्य स्थित ये जो उपजाऊ मैदान है, इसे ही हम मालपुरा का मैदान कहते हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जब आप पिछले साल के पेपर उठा के देखोगे आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो बनास नदी से निर्मित मालपुरा टोंक से करौली के मध्य स्थित उपजाऊ मैदान मालपुरा का मैदान कहलाता है। जैसे ही नाम आ जाए मालपुरा, आपको ध्यान रखना एक उपजाऊ मैदान है। देखो प्रश्न ध्यान कैसे रखते हैं, आपके आ गया कि मालपुरा का मैदान क्या है। मालपुरा नाम से ही ध्यान रखना एक कोई उपजाऊ मैदान है। कहाँ है? मालपुरा टोंक से करौली के मध्य है। अच्छा, बना कौन रहा है? बनास नदी बना रही है, बनास नदी से निर्मित है। तो आपको ध्यान रखना है। तो हमने पिडमांट की बात कर दी। पिडमांट क्या था? देवगढ़ से राजसमंद के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान पिडमांट। मालपुरा का मैदान जो बनास नदी बना रही है, मालपुरा टोंक से करौली के मध्य जो उपजाऊ मैदान है, उसे हम मालपुरा का मैदान कहेंगे। अब बात करते हैं मेवाड़ के मैदान के बारे में। मेवाड़ का मैदान जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, इसका जो क्षेत्र है यही मेवाड़ का मैदान कहलाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये वाला जो क्षेत्र है यही मेवाड़ का मैदान कहलाता है। क्यों प्रसिद्ध है मेवाड़ का मैदान? मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ का मैदान क्यों प्रसिद्ध है? मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बस आपको इतना इसके बारे में ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ का मैदान कहलाता है। मेवाड़ का मैदान क्यों प्रसिद्ध है? मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
मैं से मेवाड़, मैं से मक्का उत्पादन। इतना सा आपको ध्यान इसके बारे में रखना है। फिर बात करते हैं खेराड़ के बारे में। खेराड़, जैसे ही नाम आ जाए खेराड़, आपको बोलना उबड़ खाबड़। जैसे आपके सामने नाम आएगा खेराड़, आपको बोलना है उबड़ खाबड़। खेराड़ क्या है? उबड़ खाबड़, आपको इतना बोलना है। तो हम बात करेंगे जहांजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य जो उबड़ खाबड़ भूमि है उसे ही हम खेराड़ कहेंगे। जहांजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य जो उबड़ खाबड़ मैदान है, उबड़ खाबड़ भूमि है, उसे खेराड़ कहते हैं। देखो, जितना ज़्यादा आप नाम से ध्यान रखोगे उतना ज़्यादा माइंड में आपके फिट बैठेगा। पिडमांट का जैसे नाम आ जाए, अवशिष्ट पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, देवगढ़ से राजसमंद के मध्य। मालपुरा का नाम आ जाए, उपजाऊ क्षेत्र है। मालपुरा का नाम आ गया, हाथों माइंड में आना चाहिए, उपजाऊ क्षेत्र है। खेराड़ का नाम आ जाए, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। खेराड़ उबड़ खाबड़ है। इतना याद रखोगे, एग्जाम में सारा आपके याद आ जाएगा। बस एक माइंड में हमें थोड़ा सा क्लिक चाहिए होता है, चीज़ों को याद करने के लिए एक थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, एक थोड़ा सा क्लिक मिल जाता है, एग्जाम में सारा हमारे याद आ जाता है। तो खेराड़ का जैसे नाम आ जाए, उबड़ खाबड़ भूमि है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। हम बात करेंगे जहांजपुरा भीलवाड़ा से टोंक के मध्य उबड़ खाबड़ भूमि, जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है उसे हम खेराड़ कहते हैं। मालपुरा क्या है? उपजाऊ क्षेत्र है। पिडमांट क्या है? अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान है। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे बनास नदी के बारे में, राजस्थान की नदियों में जब हम देखेंगे तो डिटेल से सारा सब कुछ बनास नदी के बारे में अच्छे से हम करके देखेंगे। अभी इतना ध्यान रखना है कि बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजसमंद में है। तो बनास नदी खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी डिटेल से हम इसके बारे में नदियों में पढ़ के देखेंगे। और आगे चलकर सवाईमाधोपुर में, रामेश्वर धाम में, चंबल में बनास नदी मिल जाती है। जब नदियाँ देखेंगे तब इनके बारे में डिटेल से सारा सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। थोड़ी सी चंबल नदी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यही ध्यान रख लेना कि चंबल नदी राजस्थान की जान है। राजस्थान की नदियों में तो और अच्छे से हम कवर करेंगे। चंबल नदी क्या है? राजस्थान की जान है। तो जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। ये उत्खाद भूमि का निर्माण करती है, बैड लैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है, उत्खाद भूमि का निर्माण करती है। इसका मतलब हो गया कि ये जब चंबल नदी बहती है तो जिस क्षेत्र में बहती है वो सारा क्षेत्र ही कट-फट सा जाता है। उसे हम बीहड़ या उत्खाद भूमि कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ या उत्खाद भूमि, बैड लैंड टोपोग्राफी का निर्माण चंबल नदी द्वारा ही किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। मतलब जब नदी बहेगी तो नदी के जो बहाव से जो संपूर्ण क्षेत्र, कंप्लीट जो एरिया है वो कट-फट सा जाता है। जैसे आपने सुना होगा चंबल के डाकुओं के बारे में, इसी क्षेत्र में रहते हैं क्योंकि यहाँ इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी उत्खाद क्षेत्र में ये रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, चंबल नदी सर्वाधिक उत्खाद भूमि, बैड लैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है। तो नदियों के बहाव से बड़ी मात्रा में भूमि के कटाव को बीहड़ कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण चंबल नदी करती है। बीहड़ का पठारी भाग डांग कहलाता है। इस बीहड़ क्षेत्र में आपको पता है डाकू रहते हैं और डाकू के हाथ में क्या रहेगा? डांग रहेगा। तो जो बीहड़ का जो पठारी भाग है उसे डांग कह देंगे। बीहड़ भूमि का पठारी भाग डांग कहलाता है, आपको याद रखना है। चंबल नदी राजस्थान की जान है, मैंने बताया। तो जानापाव की पहाड़ियाँ महू मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और ये बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि चंबल नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है। च से चंबल नदी, च से चित्तौड़गढ़। क्या बोलोगे? च से चंबल नदी और च से चित्तौड़गढ़। फिर आपको बोलना है कि कोट में बूंदी सवाई ली ढोल। कोई व्यक्ति है जिसका नाम है सवाई, उसने क्या किया? कोट में बूंदी ढोल ली। च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़। कोट में बूंदी सवाई ली ढोल। कोट कोटा, बूंदी बूंदी। कोट में बूंदी सवाई सवाईमाधोपुर, ली करौली, ढोल ढोलपुर। तो सबसे पहले च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़। ये सीक्वेंस जो बता रहा हूँ यही सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है। च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़। फिर मैंने बोला कोट में बूंदी, कोटा बूंदी। कोट में बूंदी सवाई, सवाईमाधोपुर, ली करौली, ढोल धौलपुर।
तो इसका मतलब ये भी हो गया कि चंबल जो नदी है वो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। एग्जाम में पूछ लेंगे चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी माही बेसिन के बारे में, छप्पन बेसिन के बारे में। माही नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र माही बेसिन कहलाएगा। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का नीचे वाला जिला बांसवाड़ा हम बात करेंगे, और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य वाला क्षेत्र, बीच वाला क्षेत्र, ये छप्पन के मैदान के नाम से कहलाता है। 56 नदी नालियों का समूह ही ये छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। 56 गाँवों का उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होने के कारण से हम छप्पन का मैदान कह देते हैं। माही नदी में जब हम देखेंगे तब इनको और अच्छे से और ढंग से कवर करके चलेंगे। 56 गाँवों का उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होने के कारण से हम छप्पन का मैदान कहते हैं। 56 गांव, 56 नदी नालियों का समूह है, छप्पन का मैदान कहलाता है। माही नदी का तटवर्ती भाग प्रतापगढ़ जिले में कांठल कहलाता है। माही नदी, उसका जो तटवर्ती भाग है वो प्रतापगढ़ जिले में कांठल कहलाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो माही नदी का तटवर्ती भाग प्रतापगढ़ जिले में क्या कहलाएगा? कांठल कहलाएगा, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का दक्षिणी भाग वागड़ नाम से प्रसिद्ध है। वागड़, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, इसे हम वागड़ भी कहते हैं। तो राजस्थान की नदियों में और डिटेल से और अच्छे से इसके बारे में हम देख के चलेंगे और अच्छे से करेंगे। अब थोड़ी बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के बारे में। जहां आपको मैंने बोला दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, जहां आपको नाम दिख जाए पर्वत और पठार, वो गोंडवाना लैंड के अवशेष होते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष हुआ? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग से मेरा मतलब हो गया कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये इसके आसपास वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में आएगा। जो हमने बात करी थी 6.89% भाग पर है, जहां 11% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग 6.89% भाग पर है, जहां 11% जनसंख्या निवास करती है, ये हमने बात करी थी। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 7%, 6.89 लगभग आप मान सकते हो 7% भूभाग पर है, जहां 11% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की वर्षा की बात करेंगे तो 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अर्थात सर्वाधिक वर्षा भी इसी क्षेत्र में होती है। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो आपको झालावाड़ करना है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो हम क्षेत्र पूछ रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग ही है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तब आपको उत्तर माउंट आबू सिरोही करना है। 120 सेंटीमीटर तक जहां वर्षा होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे माउंट आबू सिरोही, आपको उत्तर करना है। ये आप ध्यान रखोगे। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में मुख्यतः हम बात करेंगे कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, 4 जिले मुख्यतः आएंगे। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा का भी कुछ भाग इसके अंतर्गत आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा, इसका भी कुछ भाग यहाँ आ जाता है। यहाँ जलवायु अति आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। जलवायु कैसी होगी? अति आर्द्र जलवायु यहाँ होगी, आपको ध्यान रखना है। मिट्टी की बात करेंगे, काली उपजाऊ मिट्टी। जहाँ काली मिट्टी का नाम आ गया वहाँ कपास का नाम जरूर आएगा। काली मिट्टी का नाम आ गया, कपास का नाम जरूर आएगा। तो मिट्टी की बात करेंगे काली उपजाऊ मिट्टी, जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। काली उपजाऊ मिट्टी निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पे काली मिट्टी के साथ साथ लाल मिट्टी भी पाई जाती है। आगे चलकर हम देखेंगे मक्का जहाँ पर होगा, कपास यहाँ पर होगा, आगे चलकर इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र जहाँ अफीम सर्वाधिक होगा, इन चीज़ों को भी आगे चलकर हम पढ़ेंगे। फसलें, काली मिट्टी की बात की मैंने आपको बताया, काली मिट्टी तो कपास ज़रूर है, तो कपास हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, अफीम हो जाएगा, चावल और संतरे हो जाएंगे। संतरों की बात करेंगे, सर्वाधिक संतरे कहाँ होंगे? झालावाड़ में, इसलिए उसे हम राजस्थान का नागपुर कह देते हैं।
तो काली मिट्टी हो गई तो कपास हो गया। और बात करेंगे गन्ना यहाँ हो जाएगा, तंबाकू यहाँ हो जाएगा, अफीम यहाँ हो जाएगा, चावल यहाँ हो जाएगा, ये हम बात करेंगे, संतरा यहाँ हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। ढाल किधर है? इसका दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है। जैसे आपने देखा होगा चंबल नदी ये जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो इसका ढाल किधर है? दक्षिण से उत्तर की ओर है। चंबल नदी की बात कर लो, माही नदी की बात कर लो, किधर से बहती हैं? ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का ढाल किधर है? दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल है। ये सब चीज़ें आप कब समझोगे? जब इन नदियों को समझोगे। ये नदियाँ किधर से आ रही हैं, किधर को जा रही हैं। चंबल नदी की बात करें, दक्षिण से आ रही है, उत्तर की ओर बह रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। तो ये ढाल ही इस तरफ है। नदियाँ किस तरफ बहेंगी? जिस तरफ उनको ढाल मिलेगा उसी तरफ बहेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो विंध्यन कगार भूमि हो जाएगा, एक दक्कन का लावा पठार हो जाएगा। विंध्यन कगार भूमि हो जाएगा, दक्कन का लावा पठार हो जाएगा। हल्का हल्का बेसिक सा जितना आपके एग्जाम में आता है उतना इसमें हम देख के चलेंगे। विंध्यन कगार भूमि विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है जो चूना पत्थरों बलुआ पत्थरों से निर्मित है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जो विंध्यन कगार भूमि है वो विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है जो चूना पत्थरों बलुआ पत्थरों से निर्मित है। दक्कन के लावा पठार की बात करें तो इसमें हमको बलुआ पत्थरों के साथ साथ स्लेटी पत्थर भी पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बलुआ पत्थरों के साथ साथ स्लेटी पत्थर भी देखने को मिलेंगे। और कोटा बूंदी का पठारी भाग इसी क्षेत्र में आता है। जो कोटा बूंदी का पठारी भाग है इसी क्षेत्र में आता है। बूंदी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ भी इसी क्षेत्र में आपको ध्यान रखनी है। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ भी इसी क्षेत्र में मिलेंगी। बूंदी की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों का आकार कैसा है? एग्जाम में पूछा गया था। ये जो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं इन पहाड़ियों का आकार कैसा है? इन पहाड़ियों का आकार चंद्राकार है। हम बूंदी की बात करते हैं, बूंदी कैसी होती है? आप बूंदी को बीच में से काट दो, चंद्राकार हो जाएगी। तो बूंदी की पहाड़ियों का आकार जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आपको करना है इनका आकार चंद्राकार है। बूंदी की पहाड़ियों का आकार चंद्राकार है, एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान आपको रखना है। एक पूछा जाता है कुंडला की पहाड़ियों के बारे में। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न कुंडला की पहाड़ियों से भी आया हुआ है। तो कोटा शहर के चारों ओर स्थित कुंडल नुमा पहाड़ियाँ ही कुंडला की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। कोटा शहर के चारों ओर स्थित कुंडल नुमा पहाड़ियाँ कुंडला की पहाड़ियाँ कहलाएंगी। जो कोटा शहर है इसके चारों ओर स्थित कुंडल नुमा पहाड़ियाँ कुंडला की पहाड़ियाँ कहलाएंगे, आपको ध्यान रखना है। कोटा शहर के चारों ओर स्थित कुंडल नुमा पहाड़ियाँ कुंडला की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। हाड़ौती पठार में ही आपको मुकुंदरा की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। जो हाड़ौती पठार है इसमें आपको मुकुंदरा की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। अब यहाँ से आपके एक प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदबाड़ी यहाँ की सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर जिसकी ऊंचाई है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदबाड़ी है। चांदबाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर ऊंचाई है। एग्जाम में प्रश्न किस तरह से बनेंगे? हमने बात करी थी अरावली के बारे में, बात करी थी उत्तरी अरावली के बारे में बात की। उत्तरी अरावली सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई थी? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं। रघुनाथगढ़ शिखर जो हमने बात की थी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया आपसे, गुरु शिखर 1722 मीटर है। हाइट भी आपको ध्यान रखना है। जिन जिन की हाइट मैंने बता दी वो तो आपको ध्यान रखना ही है। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की आपसे पूछेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदबाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये प्रश्न आप ध्यान रखोगे। और एक आपको ध्यान रखना है यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ियों के बारे में। रामगढ़ की पहाड़ियों के बारे में भी ध्यान रखना है। ऐसे पूछा जाएगा कि इन पहाड़ियों का आकार कैसा है? रामगढ़ की पहाड़ियों का आकार घोड़े की नाल जैसा है। यहाँ पे जो आपको रामगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी इनका आकार घोड़े की नाल जैसा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने पूर्वी मैदानी भाग के बारे में बात कर ली, दक्षिण पूर्वी पठार के बारे में बात कर ली। आगे आने वाली क्लास में हम ट्रिक के साथ राजस्थान की नदियाँ कवर करके चलेंगे।
राजस्थान की नदियों से आपके पता है एग्ज़ाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो अगली क्लास में राजस्थान की नदियां अच्छे से ट्रिक के साथ हम कवर करके चलेंगे। डेनियल क्लासेस वीडियोस के बारे में, क्लासेस के बारे में जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लग रही हैं, सबको आपको ज़रूर बताना है कि आप वहाँ से क्लास देख सकते हो। राजस्थान जीके मिलेगा, हिंदी इंग्लिश मिलेगा, सारा सब कुछ आपको मिलेगा। और जल्द ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बड़ा टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश जीके एक मैराथन टेस्ट 2 अक्टूबर को आपको लिया जाएगा। आपके एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग 150 प्रश्नों का टेस्ट 2 अक्टूबर को आपको यूट्यूब पर लिया जाएगा, जो काफ़ी शानदार टेस्ट होने वाला है। तो 2 अक्टूबर को आपको तैयार रहना है। YouTube पे 150 प्रश्न, किस तरह आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, सारा सब कुछ आपको वहाँ करवाया जाएगा। तो 2 अक्टूबर को आपको टेस्ट के लिए तैयार रहना है। जो जो हम अब तक पढ़ चुके होंगे उन सब का टेस्ट वहाँ पर होगा। हिंदी का, इंग्लिश का, जीके का, जो जो हमने पढ़ा है सारा सब कुछ उसका टेस्ट होगा और शानदार वो टेस्ट रहने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। डेनियल क्लासेस के बारे में आपके फ्रेंड हैं, कोई ग्रुप है, सबको इसके बारे में बताना है। वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।